हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कल मैं जो है आजकल रोज एलटी के बारे में बताने के लिए आ रही हूँ, तो मैं आज भी आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ। क्या बताने के लिए आई हूँ, जरा देख लो। सिलेबस आने से पहले किस पार्ट की तैयारी करें और कैसे करें, ये बताने के लिए आई हूँ मैं कि भाई सिलेबस तो अभी आया नहीं है, तो ऑब्वियसली किस पार्ट की तैयारी करें, क्या पढ़ें, क्या करें, क्या अभी हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि भाई देखो, मैंने पहले भी ये चीज कही थी कि ग्रामर की तैयारी कर लो। ग्रामर जो है, जब पिछले 2018 में पेपर हुआ था तो उसमें 43 क्वेश्चन, 120 में से 43 क्वेश्चन ग्रामर के आए थे। क्या क्या आया था मैं आपको बता भी देती हूँ, तो आप इसमें में 15 दिन में ये टाइम ना वेस्ट करके आप लोग इसको यूज करो। ठीक है, उससे पहले मैं एक बात और भूल जाऊं, वो आप लोगों को और बता दूं। आप लोग ओटीआर करवा रहे हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसमें डोमिसाइल भरा जा रहा होगा। आप लोगों को डोमिसाइल, अगर अभी आप लोग सोच रहे हो हम बाद में ओटीआर करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हमने अभी नहीं कराया, और जिन लोगों का डोमिसाइल बना हुआ नहीं है, जो यूपी के ही हैं और डोमिसाइल बना हुआ नहीं है, आप लोग पहले अपना डोमिसाइल का कर दो, इन दिनों को यूज़ करो, क्योंकि डोमिसाइल बन के आने में भी समय लगता है। तो आप लोग जो है डोमिसाइल का अपना बनवा लो, जिससे कि आपका डोमिसाइल वाला काम भी हो जाए। ठीक है जी। और अभी आजकल बहुत लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई यूपीटीजीटी के और उसके एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं, एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं। तो देखिए, अगर पेपर होना होता 21-22 में, तो अब तक जो है वो एडमिट कार्ड आ गए होते इस, और हालांकि आयोग ने कोई सूचना नहीं दी है, मगर पेपर 21-22 में नहीं है। 27 तारीख को आरओ का पेपर है, जिसकी सूचना आ चुकी है। आरओ का जो यूपीपीएससी कराती है, आरओ का पेपर है, उसके एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं। लेकिन यूपीटीजीटी के एडमिट कार्ड आप लोगों ने, कल जो है कई लोगों ने मुझे वो एक कटिंग सी भेजी कि ग्रुप में सर्कुलेट हो रही है, अमर उजाला में आई है, लेकिन यूपीटीजीटी का पेपर अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके कोई सूचना नहीं आई है। आयोग ने भी कोई सूचना नहीं दी है, उन्होंने वो 21-22 का जो सूचना थी वो भी अपनी साइट पर से हटा ली है। तो एक तो बात ये हो गई। अब अभी कब होगा पेपर उसको पता नहीं है, उम्मीद करते हैं जल्द ही होगा। और मैं अभी आप लोग जब ओटीआर का काम अपना कर लीजिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये इसलिए कराया जा रहा है कि आगे भी अभी कोई भी आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपके यही चीज़ें जो हैं वो यूज़ हो जाए। तो डोमिसाइल जिन लोगों ने नहीं बनवा रखा है, वो लोग डोमिसाइल के नियम कानून वगैरह सब जानकर अपना अपना डोमिसाइल बनवा लें। और ओटीआर के लिए उसमें जो है वो डोमिसाइल नंबर डलता है, वो डोमिसाइल नंबर अब वो डाल दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश वालों के लिए जरूरी है। अगर आप सोचें कि हम तब का तब भरेंगे और उसके बाद जो है फिर डोमिसाइल, तो वो ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। हाँ, तो मैं आपको कह रही थी कि भाई एलटी का जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब अभी देखो, किसी को ये नहीं पता कि एलटी में सेम सिलेबस रहता है तो भी, और अगर डिफिकल्ट थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंट होता है तो भी। लेकिन एक चीज जो रहेगी वो है ग्रामर। अब ग्रामर में क्या क्या पूछा गया था मैं आप लोगों को बता दूं। इसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो 43 क्वेश्चंस थे ग्रामर के, जिसमें कि ईडियम्स थे। ठीक है, 4 क्वेश्चन ईडियम्स के थे, फिर 4 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के थे, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस थे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन के थे, 3 क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन के थे, और 7 क्वेश्चन इसमें जो है वो ट्रांसलेशन के थे, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के थे। उसके बाद लेटर राइटिंग, यानी कि उन्होंने राइटिंग एबिलिटी पूछी हुई है, तो उसमें राइट पे मतलब 3 क्वेश्चन राइटिंग एबिलिटी के थे। इसके बाद जो है राइटिंग एबिलिटी हो गई, उसके बाद उन्होंने 5 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे कॉम्प्रिहेंशन के। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने पूछे थे वर्ड फॉर्मेशन के, 3 क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन के थे। फिर उसके बाद पंचुएशन के थे, 3 क्वेश्चन पंचुएशन के थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन थे 3। उसके बाद वोकैबलरी के क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन, और उसके बाद 3 क्वेश्चन थे टेंसेस के। तो भैया जो जो पार्ट्स हैं आप लोग उनकी तैयारी करिए। क्या क्या पार्ट्स हैं जो मैंने अभी भी बताया आपको, क्या क्या पार्ट की अब तैयारी शुरू कर दो। सबसे पहले आप लोग तैयारी शुरू कर दो वोकैबलरी। वोकैबलरी पढ़ लो, ईडियम है, एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, इनकी तैयारी कर लो। उसके बाद आप लोग कर लो नरेशन, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन,
और कर लो तैयारी ट्रांसलेशन की, पंचुएशन, 3-3 4-4 क्वेश्चन सब क्या हैं ये, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड फॉर्मेशन, टेंसेस, ये टॉपिक्स हैं, और कॉम्प्रिहेंशन। तो ये आप जो हैं ये टॉपिक जो हैं वो अभी अपने फिलहाल ये तैयार कर लो। किस तरीके के क्वेश्चंस आए, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी आप लोगों को जो पिछली बार मतलब कि 7 साल पहले पेपर आया था, 18 में जो पेपर आया था, ऑब्वियसली हम उस पेपर को, एक ही बार पेपर हुआ है और उसी पेपर के हिसाब से उसी को रगड़ते रहे, उससे कोई फायदा नहीं है। आप इन टॉपिक्स को तैयार, राइटिंग एबिलिटी भी इसमें पूछी गई है। राइटिंग एबिलिटी का मतलब है कि इसमें जो उन्होंने पूछा है वो लेटर राइटिंग, और इसके भी पूछे हैं कि लेटर राइटिंग के वो सैल्यूटेशन वगैरह वाले, राइटिंग एबिलिटी भी इसमें पूछी गई। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोग अभी तैयार कर सकते हैं, वो कैब, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन, पंचुएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड फॉर्मेशन, टेंसेस, कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप लोग इनको अभी तैयार करिए। फिर उसके बाद होता यही है कि हम 1 नंबर से, और इसकी कोई कट ऑफ नहीं आई थी, कुछ नहीं आई थी, किसी को नहीं पता कि इसके कितने पे कट ऑफ गई थी, क्या था, ना इसकी कोई आंसर की आई ना कुछ आया, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो बेसिकली बात ये है कि अभी आपके पास समय है, जब तक का सिलेबस नहीं आ रहा, प्री मेंस तो होना ही है, प्री स्क्रीनिंग है। अभी आप लोग सोचो कि कूद कूद के जो है हम लोग ये जो है भाई, अभी इन सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया, इन मैडम ने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मेरा मानना ये है कि फिलहाल आपके पास जितना समय है आप उसको यूटिलाइज करो, इन टॉपिक्स को पढ़ो, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं, ये मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। दूसरी बात रही कि भाई देखो, ऐसा होता है बहुत सारे लोग, अभी आप लोग को, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप देख रहे होंगे कि डेमोज शुरू हो गए हैं। तो भाई मुझे मेरे स्टूडेंट्स पे इतना भरोसा है कि जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, जिन्होंने मुझे बिल्कुल आई वॉज नो बडी, और आप लोगों ने एक पहचान दी, कहीं जाते हैं तो भाई आप लोग जब पहचानते हैं, बड़ा अच्छे से मिलते हैं, अच्छा लगता है, एक स्पेशल होने की फीलिंग सी आती है। तो मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स जब मुझसे इतना टाइम से पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली 2020 से मेरा खुद का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। 2020 में जब मेरे पास एक वाइट कलर का बोर्ड था, तब से जो है मैं उसके बाद स्मार्ट बोर्ड आया, खुद में भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए चीज़ों को मैंने जो है करा है। तो मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है कि कैसा मैं पढ़ाती हूँ, कैसा मैं क्लासरूम में पढ़ाती हूँ ऐप पर, कैसा मैं। तो भाई आप लोग जो है, ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे से कहोगे मैडम डेमो दे दो, हम डेमो लेके देखना चाहते हैं। अरे क्या डेमो लेना भाई, बात ये है कि जो लाइव क्लासेस होती हैं, यानी कि जो मेरे ऐप पर लाइव क्लासेस होती हैं, उसमें इंटरेक्शन भी होता है, और यूट्यूब पे जो होता है वो इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ भाई, पर्सन तो सेम है ना, ये थोड़ी है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और यही जो चीज़ है वो ट्रांसलेशन में आज मैंने ली भी है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले आज जो है बताना चाहूँगी, देखो क्या बताना चाहूँगी, वो ये बताना चाहूँगी, देखो एलटी में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और आप लोग क्या क्या तैयार करो, क्या जो है उसमें ना ईडीएम बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। जैसे कि मैं आप लोगों को सबसे पहले आईएलटी में जो क्वेश्चन आए थे वो दिखा दूँ। यूपीएलटी में 2018 में ये क्वेश्चन आया था, ओस चाटने से प्याज सही बुझती, तो इसका ये पूछा गया था, इसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। अब ये क्या है, ईडीएम है। अब अगर आपको ईडीएम को ट्रांसलेट करना है तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है, आपको ईडीएम्स याद होने चाहिए। तो आपको इस ट्रांसलेशन को आप ऐसे करिए, आप कई बुक्स में जो है वो दे भी रखा होता है, जैसे कि ये वाली किताब है, कौन सी है वो, ल्यूसेंट वाली बुक है, उसमें वो इडियम्स के, मुहावरों के मीनिंग जो है लिखे हुए हैं, और उसके सामने जो है वो इंग्लिश में दिया हुआ। तो कम से कम आप 4-5 बार पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप ये बोलते हैं ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, तो जो इसका लिटरल ट्रांसलेशन है वो तो ये होगा, बाय लिकिंग ड्यू थर्स्ट कैन नॉट बी क्वेंच्ड, लेकिन ये नहीं है। इसका ये है, फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन। तो ये इसका ईडियम है, और ईडियमोटिक ही इसका ट्रांसलेशन करना है, ऊपर वाला नहीं होगा। द आंसर इज डी। तो ये आपको ईडीएम, सबसे पहले आप लोग क्या करो कि ईडीएम्स वाले जो ट्रांसलेशन है वो देखने शुरू कर दो, यदि आप एलटी को करने के लिए सीरियस हो। ये तो चीजें आएंगी भाई, देखो अगर स्क्रीनिंग में भी आ रहा है तो आपको स्क्रीनिंग का क्लियर करोगे, स्टेप तो है ना, तभी तो आगे जाओगे।
जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्वेश्चन आया था। अगर ये क्वेश्चन पहले आया हुआ होता ना तो थोड़ा सा मैं वो हो जाती, मतलब कहता ना कि थोड़ा सा शर्मा गई मैं, हाय हाय, वो वाली चीज हो जाती। लेकिन अब तो जो है मैं थोड़ा सा अपने अपनी स्किन में वैसे मैं पहले भी बहुत कंफर्टेबल थी लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसको अगर आप बोलते हैं द बफेलो बिलोंग्स टू द पर्सन हु होल्ड्स अ स्टिक, भैया देखो ट्रांसलेशन तो यही बनती है, द बफेलो बिलोंग्स टू द पर्सन हु होल्ड्स अ स्टिक, या हु स्टिक हिज बफेलो, द बफेलो विल कम टू द पर्सन हु गाइड्स इट विद द स्टिक। कितनी फनी है, लेकिन है क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास जो है वो ताकत है उसी की सत्ता है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये है द करेक्ट आंसर इज ए। तो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आप लोग जो है इडियम्स का जो यूज है, मेरे पास वो मेरी किताब जो है वो अभी मैं क्योंकि पूरे कमरे में मेरी बुक्स जो है मैंने रखी हुई हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे पास दो एक की किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। तो सम टाइम्स आई फॉरगेट कि मैं कहाँ किताबें जो है वो रख देती हूँ, नहीं तो मैं आपको बताती भी कि इस किताब में ये चीज़ दे रखी है एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर एज वेल। इस समय नहीं मिलने की, 10 बार ढूंढोगे, 10 बार जो है ना आप ढूंढ नहीं रहोगे ना कोई चीज़, तब आपकी आंखों के आगे आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो बिल्कुल नहीं दिखाई देने की वो चीज़। यही होता है इंसान के साथ। लेकिन देखो टोकते ही मिल गई मुझे, ये भी अलमारी है ना मेरी, अलमारी इसमें यहाँ टेबल है ना, टेबल के। अब देखो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस है ये मेरे पास इस समय ल्यूसेंट वाली बुक है, और ईडियम्स एंड फ्रेजेस इसमें दिए हुए हैं, मेरे पास पुरानी वाली किताब है तो 505 नंबर पे दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें जो है प्रोवर्ब्स है, तो वो है ना, अंत भला आप भला सो जग भला, गुड माइंड गुड फाइन, ऑल इज वेल, अंत भला सो सब भला, गुड ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अफजल गगरी छलकत जाए, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, जल्दी का काम शैतान का। तो इनकी ना लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, ये 30 पे, ये मेरे पास जो लूसेंट वाली बुक है, और आप इसे देख सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एज सच आपको नहीं मिलेगा, तो आप इसको जो है रोज के भी अगर अभी आपके पास टाइम है इन्हें पढ़ेंगे। और इनको, क्योंकि इनको क्या है ना, ये जो ट्रांसलेशन है इसको आप अगर लिटरली बनाओगे तो वो आपकी सही नहीं मानी जाएगी, मगर मान लो आपको इसका जो फ्रेजल जो यूज है, प्रोवर्ब जो प्रोवर्बियल यूज है वो आपको पता ही नहीं है, फिर आप कैसे करोगे। इसीलिए आपके पास टाइम है, और ये है ल्यूसेंट वाली बुक। मेरी किताब का हाल तो ऐसे ही हो रहा है, जनरल इंग्लिश हरे रंग की किताब आती थी ना, वो इंग्लिश में भी है, मेरे पास इंग्लिश वाली भी है, मगर उसमें हिंदी में नहीं दिया हुआ होता। तो ये प्रोवर्ब्स दिए हुए चैप्टर 35 पे आप देख सकते हैं और ले भी सकते हैं, मतलब उसको जो है, नहीं तो आप जो है उसको भी देख सकते हैं, नेट पर भी अगर आपको मिल जाता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप, क्योंकि 7 क्वेश्चन ट्रांसलेशन के आए थे, अगर अब भी आते हैं ट्रांसलेशन के क्वेश्चन अब प्रोवर्ब वाले आते हैं, तो ऑब्वियसली होता क्या है ना, कुछ तो हमें पता होते हैं, कुछ नहीं पता होते। अब जैसे ये है अंत भला तो सब भला, तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये होगा यही, तो आंसर है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो आंसर इज ए। अब मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं इसके वो ये लिए हैं, जैसे ये है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अब अगर हम इसको जो है ट्रांसलेट करेंगे, पहले मैंने इडियोमेटिक वाले ही लिए हैं, जब इसके मैं अपने सेशन स्टार्ट करूंगी तो ऑब्वियसली मैं ट्रांसलेशन करना बाकायदा बताऊंगी, बाकायदा ट्रांसलेशन करना ये बताऊंगी कि किस तरीके से आपको ट्रांसलेशन करनी होती है, ट्रांसलेशन किस तरीके से की जाती है, ये चीज़ मैं इसमें सिखाऊंगी। क्योंकि जब मेरा एलटी का बैच मैंने 2021 में भी चलाया था, तब भी मैंने स्टूडेंट्स को ये बताया था कि भाई ट्रांसलेशन, हालांकि वो क्लासेस ज़्यादा नहीं चली थी, हमने रोक दी थी, लेकिन ट्रांसलेशन है कि भाई आप इडियोमेटिक यूज़ वाले वो बताऊंगी, ट्रांसलेशन वाले वो बताऊंगी कि भाई कौन से टेंस का के नॉन फाइनाइट्स को यूज कर करके और किस तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार भले ही एमसीक्यूज आ रहे हैं मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन करनी कैसे। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, अब जरा इसको देख लो, एलिफेंट टस्क आर फॉर ईटिंग एंड शोइंग, और यह the tusk of elephants are different for eating and different for showing. Things are not always what they seem, ये ऐसा लग सकता है कि ये हो सकता है। An elephant's strength lies in its trunk, ये तो होगा ही नहीं। अब बी और डी में से आप देखिए, थिंग्स आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अब इसको जो है ये प्रोवर्बियल वो है, हाथी के दांत। अब अगर प्रोवर्ब दिया हुआ है ना,
तो प्रोवर्ब का जो आपका ट्रांसलेशन है वो भी लिटरल ट्रांसलेशन ना करके जो प्रोवर्बियल ट्रांसलेशन है वही कहोगे। तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इसकी जो ट्रांसलेशन होती है वो ये होती है, अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, कि हाथी के दांत खाने के, क्योंकि जरूरी नहीं है वही वाली बात जो दिखता है, जरूरी नहीं है वो हर बार सच ही हो, तुम बहुत जल्दी आ जाते हो उन बातों में। जीवन एक पहेली है, जिंदगी कैसी ये पहेली हाय, गाना तो सुना ही होगा तुमने। लाइफ इज अ पजल, लाइफ इज अ पजल, ये तो एक सिंपल सा है, और जीवन एक स्वप्न नहीं है, लाइफ इज अ पजल, जिंदगी एक पहेली है। और उसके बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट है, बार बार मैं एक ही बात कह रही हूं, वे अपनी बातों से सबको चकमा देता है। अब ये इडियोमेटिक नहीं है, ये है कि वह अपनी बातों से सबको चकमा देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। he deceives everyone, how? With his words. He confuses everyone, he impresses everyone, he guides everyone with his wisdom. तो यहाँ पर है, यहाँ जब हम बनाते हैं वह चकमा देता है, पहले इसको बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और हाउ यानी कि जो एडवर्ब फ्रेज है वो बाद में आएगा, ऐसा यूज बनाया जाता है। ग्रामर को आप इसमें लगाते हैं, यूज करते हैं, ही डिसीव्स एवरीवन विद हिज वर्ड्स। एंड आंख का तारा, ये भी आपका इडियोमेटिक है। तो ये क्या होता है, अगर होता है ना आंख किरकिरी तो वो अलग हो जाता, अब आंख का तारा है एप्पल ऑफ वन आई, तो ये है। और अगर अब और इडियम वो बने कि कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, तो अगर इसका अब किसी को पता ना हो तो ये है कारज धीरे होत है काहे होत अधीर। अब अगर इसको बनाएंगे कि वर्क ग्रेजुअली टेक्स टाइम, व्हाई आर यू लूजिंग पेशेंस, तो ये ऐसे नहीं बनेगा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये होगा इसका। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप टॉपिक्स लें तो टॉपिक्स को एक एक करके, जैसे मैंने आज आपको बताया लूसेंट की किताब में, इवन जिस भी बुक में प्रोवर्ब्स दे रखे हैं और उसके सामने उसका हिंदी वाला वो दे रखा है, फिलहाल तो आपको उसको ही देखना है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन नहीं होगा। वो जो रूल उसका है, जो हिंदी में अलग प्रोवर्ब है, इंग्लिश में अलग प्रोवर्ब है, दोनों को एक साथ जो है वो रख दिया गया है। एक बार आप पढ़ लेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बिकॉज दिस टाइम यू हैव टाइम, इस समय आपके पास समय है। अब अच्छा, इसके साथ ही हमने और क्या लिया है, अब इसमें ना क्वेश्चंस पूछे थे, टेंसेस के क्वेश्चंस थे एलटी में। पहले मैं एलटी वाले टेंसेस के क्वेश्चन जो पूछे थे उन्होंने वो आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन थे एलटी के, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, मगर क्वेश्चन जो होते हैं ना, अब ऑब्वियसली 7 साल बाद पेपर होगा, यूपीपीएससी कंडक्ट कराएगा, प्री मेंस होगा, तो देखो क्या लेवल रहता है। विच अब एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और पता क्या रहती है, पिछले पेपर को सैंपल मान के ये सोचना केवल इसी के हिसाब की तैयारी कर लो। जैसे यूपी टीजीटी 2021 का पेपर आसान आया था तो उसी को सैंपल मान के कर लो, अरे ना भैया, 7 साल में तो दुनिया बदल गई, जो चीजें नहीं थी वो भी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी इंटेलिजेंस को ओवर पावर कर रखा है, तो क्या पेपर वही आएंगे। तो इसीलिए अपना लेवल भी बढ़ाना चाहिए, वहीं पीछे नहीं पड़े रहना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेंसेस रेफर्स टू अ कंप्लीटेड एक्शन, ये एलटी 2018 का क्वेश्चन है। तो इसमें ये टेंस का, बाकी 2 क्वेश्चन तो इसके बहुत आसान है, 3 आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग है सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक परमानेंट एक्शन के बारे में बताता है, टेम्परेरी एक्शन के बारे में कंटिन्यूअस टेंस बताता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो है वो एक्शन टेम्परेरी एक्शन के एंड द एक्शन विच इज ऑन गोइंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द एक्शन हैज कंप्लीटेड बट इट्स इफेक्ट कैन बी सीन, एक्शन तो पहले ही पास्ट में कंप्लीट हो गया बट इट्स इफेक्ट कैन बी सीन इन द प्रेजेंट, एंड दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन present perfect tense and past indefinite tense. The action has already been completed but you cannot see the impact of that action in the present, that is past indefinite tense. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि एक्शन कंप्लीट हो गया है और लेकिन उसका अभी इम्पैक्ट जो है वो प्रेजेंट पर है। तो ये जो है कि रेफर्स टू कंप्लीटेड एक्शन, अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट होता तो हम वही करते, लेकिन चूंकि यहाँ नहीं है तो हम यहाँ लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, उसके बाद था विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अब तुम सोचो भाई हम तो यही पढ़ के जाएंगे, इसके अलावा हम कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, ये बेवकूफी है ना, ऐसे नहीं करते, गलत बात है। पढ़ लो, कुछ है समझ लो, ध्यान से पढ़ लो, जितना समय है उसको यूटिलाइज कर लो, यूट्यूब यूट्यूब मत खेलो, इधर चला मैं उधर चला,
ये काम मुझे पता है, मेरे कहने के बावजूद भी आप करो। भाई मैं कौन, मेरा तो काम है भाई। देखो ऑब्वियसली सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, मुझे भी है। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को, जो मेरे स्टूडेंट्स बनेंगे, जो मेरे पास आएंगे वो तो आएंगे, लेकिन फिर भी मैं, ये ना, कंट्रोल नहीं है मुझे भी अपने ऊपर। तो मैं कह देती हूँ फिलहाल अभी आप लोग जो है, मेरा मानना ये है कि आप अभी यू हैव बीन स्टडिंग फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। भाई ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे लोग यूपीटीजीटी की तैयारी, यूपीपीजीटी की तैयारी, DSSB की तैयारी और चैनल चैनल घूमते फिरते रहते हैं, आप लोग देखते रहते हैं, आपको सबका पढ़ाने का तरीका पता है। तो वेट फॉर अ वाइल, इतना समय रुक जाइए कि सिलेबस आ जाए, आप एनालिसिस कर लें, आप सोच लें कि आपको क्या 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 करना है। क्या इस बीच में जिन एरियाज को आप अपना मजबूत कर सकते हो, मजबूत कर लीजिए। Which of the following sentence is in present perfect continuous tense? तो प्रेजेंट परफेक्ट का आपको पता ही है, हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की ing फॉर्म, जिसमें दिख रही है आई हैव बीन मेकिंग केक्स। वैसे सिंस फॉर का प्रयोग भी करना चाहिए, मगर इन्होंने नहीं करा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूछा है। उसके बाद है चूज द करेक्ट सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि इज आर एम प्लस जो है वर्ब ing फॉर्म। माई अंकल इज मेकिंग अ स्पीच ऑन ट्यूजडे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो फ्यूचर के निश्चित कार्यक्रम के लिए भी यूज किया जाता है। अब इसी से मिलता जुलते कुछ क्वेश्चंस हमने ले लिए। अब वो क्वेश्चंस ये हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि बाय द टाइम द कमिटी फाइनलाइजेस द रिपोर्ट द डेडलाइन विल हैव पास्ड। अब इसे पूछा ये है कि विच टेंस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड व्हाट डज इट इम्प्लाई अबाउट द एक्शन। विच टेंस इज यूज्ड in the following sentence and what does it imply about the action? In the following which tense? By the time the committee finalizes the report, the deadline will have passed. तो इसमें आप देखिए कि जब तक कमिटी जो है वो फाइनलाइज करेगी, डेडलाइन गुजर चुकी होगी, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये वाला आपका। फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट indicates an action completed before another future action. So the answer is A. तो यहीं पर जो है मैं आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए आई थी कि व्हाट यू शुड स्टडी एंड क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दैट्स मैं आप लोगों को बताने के लिए आई थी। बाकी देखो फिर से वही चीज़ है। अब जैसे मेरे पास भी, मैंने भी इस समय LT वाली किताबें ले रखी है, जो LT की किताब